नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 18 फरवरी 2021 और हम लोग डिस्कस करेंगे आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। दोस्तों, आज के इस करंट अफेयर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि नाइट सफारी मध्य प्रदेश के किस उद्यान में शुरू की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन होने वाला है। साथ ही साथ और भी अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको सभी प्रकार के जो नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नाइट सफारी मध्य प्रदेश के किस उद्यान में शुरू की गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर 2 है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर 3 है माधव राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। और यह कहाँ पर है? भोपाल का वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर शुरू की जा रही है नाइट सफारी। मध्य प्रदेश का प्रथम ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर नाइट सफारी शुरू की जा रही है और यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। आपने ऑप्शन नंबर 1 देखा होगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में है दोस्तों। और मध्य प्रदेश का सबसे अधिक जो बाघ घनत्व है दोस्तों, वह कहाँ पर है? वह बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में ही है। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की एक शेरनी थी जिसका नाम क्या था दोस्तों? सीता। यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन यह पूछा जा चुका है। तो इसको पब्लिश किया गया था, इसकी डॉक्यूमेंट्री को किस पर? नेशनल ज्योग्राफी पर इसकी जो डॉक्यूमेंट्री थी सीता नामक शेरनी की, उसको पब्लिश किया गया था। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में जो बाघों का सबसे अधिक जनघनत्व पाया जाता है वह कहाँ पर पाया जाता है? वह यहीं पर घनत्व पाया जाता है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में। यहाँ पर बाघों का घनत्व पाया जाता है। यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अफ्रीकन शेर और गिर से लाए गए शेर यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। और जो टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में, 7 टाइगर रिजर्व हैं दोस्तों, उनमें से एक टाइगर रिजर्व बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी है। वन विहार जैसा कि सभी को मालूम है भोपाल में है और साथ ही साथ यहीं पर चिड़ियाघर भी है। तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो मध्य प्रदेश में जितने भी जो टाइगर्स हैं या टाइगर हैं, स्पेशली जो टाइगर्स हैं, उनका रेस्क्यू करके कहाँ पर लाया जाता है ट्रीटमेंट के लिए? तो रेस्क्यू सेंटर कहाँ पर है टाइगर्स का? तो वह भी दोस्तों वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में ही है। माधव राष्ट्रीय उद्यान सभी को मालूम होना चाहिए, यह शिवपुरी में है। और माधव राव सिंधिया जो फर्स्ट थे, उनके नाम पर इसकी स्थापना की गई थी। इसी के अंदर सांख्यराज झील है जो कि मनहारी नामक नदी है, वहाँ पर इस्टेब्लिश की गई थी। और यहाँ पर आपको बांधवगढ़ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ, कई बार पूछा जाता है। चरण, इसको नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह चरण गंगा नामक जो नदी है वह बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से ही निकलती है। तो यह आपको याद रखना है। और सांकराज झील मैंने बताया मनहारी की जो नदी है उस पर है, कहाँ पर है? यहीं पर है सांकराज झील और शिवपुरी में है। और शिवपुरी ग्रीष्मकालीन राजधानी थी किसकी? सिंधिया राजवंश की, जो कि आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट इससे संबंधित यह फैक्ट है। मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से कितने जो टाइगर रिजर्व हैं? वह 7 टाइगर रिजर्व हैं। और टाइगर्स जो रिजर्व हैं इसकी शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? कैलाश संथाल थे, उनको जाता है। 1973 में यह कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। और 1974 में मध्य प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा था? कान्हा केसली राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है, लगभग 900 किलोमीटर में यह विस्तृत है। और मध्य प्रदेश का प्रथम अभ्यारण्य भी कान्हा केसली ही था। यह जो राष्ट्रीय उद्यान कब बना था? 1955 में कान्हा केसली राष्ट्रीय उद्यान बना था। और 1974 में आपने देखा टाइगर रिजर्व का इसे दर्जा दे दिया गया था। और जो 7 टाइगर रिजर्व है उनमें से बांधवगढ़ भी है, आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान भी, और एकमात्र अभ्यारण्य है जिसे उसमें शामिल किया गया है। तो क्या नाम है उसका? 6 दोस्तों उसमें राष्ट्रीय उद्यान है, 6 राष्ट्रीय उद्यान है और एकमात्र अभ्यारण्य है जिसका नाम है रातापानी अभ्यारण्य। यह कहाँ पर है दोस्तों? रायसेन में है रातापानी अभ्यारण्य। तो यह भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वन अधिकारियों की एक दिवसीय कार्यशाला में किसने किया संवाद? तो जो वन अधिकारी हैं उनकी एक दिवसीय कार्यशाला चल रही है, तो इसमें किसके द्वारा संवाद किया गया है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 है राज्यपाल महोदय द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 है गृह मंत्री जी द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो वन अधिकारी थे उनकी कार्यशाला है उसको संवाद किया गया। यहाँ पर वन से संबंधित एक और क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, मैं बताना चाहूँगा, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह 29 जुलाई, याद रख लीजिए, काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है। 29 जुलाई को राष्ट्रीय बाघ दिवस भी मनाया जाता है। तो याद रख लीजिए, बाघों के संरक्षण के लिए यह दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय बाघ दिवस। इसको काफ़ी अच्छे तरीके से याद रख लिए क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी से संबंधित पूरी न्यूज को हम पढ़ेंगे। भोपाल वन विहार में आरंभ
करें नाइट सफारी। यह माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा गया है। प्रदेश में वन क्षेत्र का बढ़ना पूरी दुनिया के लिए शुभकामना, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान। और यह काफी खुशखबरी की बात है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित है कि मध्य प्रदेश में कितना वन क्षेत्र है वह बढ़ गया है, तो अभी मैं बताऊंगा आपको, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। वन अधिकारियों की एक दिवसीय कार्यशाला में मुख्यमंत्री ने किया संवाद। भोपाल में वन विहार अपने आप में एक बड़ी सौगात है, इसे ऐसे मॉडल के रूप में विकसित करें कि सिंगापुर से भी लोग नाइट सफारी के लिए यहाँ आए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र बढ़ना दुनिया के लिए शुभ समाचार है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में यह मनुष्य ही नहीं प्राणी मात्र की रक्षा के लिए आवश्यक है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए वन विहार को क्या दी, बधाइयां दी, यह कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। जो वन विभाग के कर्मचारी हैं, वन अमला है, उन्हें बधाइयां दी गई माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वनों से संबंधित है। कितना जो वन क्षेत्र है उसका विकास हुआ है, तो देखते हैं। प्रदेश का अति सघन वन क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है? यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसे मान के चलिए, आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 100% किसी भी एग्जाम्स में पूछे जाने के सबसे अधिक चांसेस इसके होंगे। तो देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 है 2437 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 है 3455 वर्ग किलोमीटर, 444 वर्ग किलोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 2437 वर्ग किलोमीटर जो वन क्षेत्र है वर्ग किलोमीटर, यह बढ़ गया है मध्य प्रदेश में। और यह काफी अधिक खुशखबरी की बात है मध्य प्रदेश के लिए। कितना बढ़ गया है? 2437 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बढ़ गया है मध्य प्रदेश के लिए। अब देखते हैं, प्रदेश का अति सघन वन क्षेत्र 2437 वर्ग किलोमीटर बढ़ने पर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने क्या की, सराहना की। इसके बाद हम देखते हैं, वन आधारित गतिविधियों एवं वनोपज के विक्रय में रोजगार बढ़ाने के निर्देश मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में अति सघन वन क्षेत्र 2437 वर्ग किलोमीटर अर्थात 2,47,700 हेक्टेयर की वृद्धि होने पर, काफी बड़ी बात है ये, और वन समितियों और वन विभाग के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। भारतीय वन सर्वेक्षण 2019 की रिपोर्ट में यह तथ्य प्रदर्शित किए गए हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2005 में प्रदेश में अति सघन वन क्षेत्र 4239 वर्ग किलोमीटर था, जो कि 2019 में बढ़कर 6676 वर्ग किलोमीटर अर्थात 6,67,600 हेक्टेयर हो गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज मंत्रालय में वन विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के लिए। और आपको एक और क्वेश्चन बता देना चाहूंगा कि भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र अगर किसी राज्य का है दोस्तों, तो वह किसका है? वह मध्य प्रदेश का है, यह आपको याद रखना है। और भारत में अगर सबसे ज़्यादा एसटी जो जनसंख्या, जो एसटी की जनसंख्या है, आदिवासी जनसंख्या है, वह भी कहाँ पर है दोस्तों? वह हमारे मध्य प्रदेश में। और अगर एसटी जनसंख्या का प्रतिशत पूछा जाता है तो वह मिजोरम में है, आपको याद रखना है। तो चलिए आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, कितनी लघु वनोपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है? यह दोस्तों काफी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी किसान जो बिल है वह काफी अधिक मुद्दे में है, और उसका सबसे बड़ा केंद्र क्या है? एमएसपी। और मध्य प्रदेश में जो लघु वनोपज है उन पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया गया है। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। कितनी यह है? तो आप देख लीजिए, 32, 22, 44 या 56। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 32 जो लघु वनोपज हैं उन पर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है। 32 पर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है। अब आखिर हम देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। लघु वनोपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्रदेश में 32 लघु वनोपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया गया है। समर्थन मूल्य की जानकारी ग्रामीणों को दी जा रही है। तो चलिए आइए देखते हैं, जैसा कि लघु वनज एमएसपी और लघु वनज से संबंधित एक क्वेश्चन था, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना चाहूँगा मध्य प्रदेश की कृषि से, जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट होंगे आपको आगामी एग्जाम्स के लिए। किसी भी एग्जाम्स में स्टैटिक जीएस से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और कृषि एक काफ़ी फेवरेट रहा है हमेशा से मध्य प्रदेश के जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनके लिए। तो चलिए आइए, कृषि से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा, कुक्कुट विकास निगम है, इसकी कब स्थापना हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 19 नवंबर 1982 को, याद रख लीजिए। 1982 को इसकी स्थापना हुई थी कुक्कुट विकास निगम। काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप 100% मान के चलिए, किसी न किसी एग्जाम में आपको यह मिल जाएगा। तो इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना चाहूँगा, मध्य प्रदेश में गौ एम्बुलेंस की शुरुआत कहाँ पर की गई थी दोस्तों? यह की गई थी खरगोन में। तो यह भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। गौ एम्बुलेंस की शुरुआत खरगोन में की गई थी। इसी के साथ ही साथ आपको यह भी बताना चाहूँगा, कामधेनु जो प्रजनन एक केंद्र बनाया गया है
वह कहाँ पर बनाया गया है, वह होशंगाबाद के दोस्तों इटारसी, आपने जंक्शन का नाम सुना होगा, वहीं पर यह बनाया गया है। और इटारसी जंक्शन कहाँ है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जंक्शन भी यही है, इटारसी जंक्शन होशंगाबाद जिले में यह आता है। और पचमढ़ी भी दोस्तों होशंगाबाद जिले में ही आता है। और जो रेशम मंडी है दोस्तों वह कहाँ पर है, वह भी होशंगाबाद में है, होशंगाबाद के पचमढ़ी में, होशंगाबाद के पचमढ़ी में आपको याद रखना है रेशम मंडी है। और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, होशंगाबाद से गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों, पावरखेड़ा होशंगाबाद में ही गेहूं अनुसंधान केंद्र है। और गेहूं के साथ अगर आप मक्का को ऐड कर देंगे, गेहूं प्लस मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों, तो यह है आपका गेहूं प्लस मक्का अनुसंधान केंद्र जबलपुर, जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और जैविक कपास में कई बार बता चुका हूँ, जैविक कपास खंडवा है। और ओनली कपास एवं मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, खरगोन में है। तो दोनों को अलग अलग रखिए, जैविक कपास अलग है। और जैविक खेती की इकाई, जहाँ इकाई वर्ड आया दोस्तों इकाई, तो यह कहां पर है, इंदौर। और ओनली जैविक खेती अनुसंधान केंद्र की बात आए तो वह कहां पर है दोस्तों, जबलपुर में। और जैविक खेती के लिए कुछ हेक्टेयर जमीन अलॉट की गई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा, तो वह किस जिले में की गई दोस्तों, मंडला में। तो यह भी आपको याद रखना है, मंडला एक जिला है, वहां पर जैविक खेती के लिए कुछ जमीन अलॉट की गई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है दोस्तों, ग्वालियर में आलू अनुसंधान केंद्र है। कहां पर है, ग्वालियर में मध्य प्रदेश का आलू अनुसंधान केंद्र है। सेल रिच खाद्य संयंत्र कहाँ पर है दोस्तों, सेल रिच खाद्य संयंत्र कहाँ पर है दोस्तों, यह है आपका भोपाल में है सेल रिच खाद्य संयंत्र, जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। सेल रिच खाद्य संयंत्र भोपाल में। आप इसके बाद देखेंगे प्लास्टिक एग्रो पार्क कहाँ पर है दोस्तों, यह है आपका अशोक नगर में, इसको भी याद रखिए। प्लास्टिक एग्रो पार्क कहाँ पर है दोस्तों, अशोक नगर में प्लास्टिक एग्रो पार्क है। इसी के साथ साथ जब आप देखेंगे जौ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो वह है आपका दोस्तों गुना में है जौ अनुसंधान केंद्र। इसके बाद आप देखेंगे ज्वार अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों, खरगोन में ज्वार अनुसंधान केंद्र है, इसको भी याद रख लीजिए आप, खरगोन में ज्वार अनुसंधान केंद्र है। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे कृषि से संबंधित, जितने हो सके मैंने आपको बताया। और भी अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर उनको मैं यहाँ पर कवर करूंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। और बड़ी बड़ी वीडियो आप लोग पसंद नहीं करते हैं, तो लगभग कोशिश रहती है कि 10 मिनट के अंदर वीडियो को खत्म कर दिया जाए। तो चलिए आइए, होलकर वंश के संस्थापक कौन थे, आज का आपका क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है मल्हार राव होलकर, अवंतीबाई, यशवंत राव, या इनमें से कोई नहीं। कल का मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, बोरी अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों, वह होशंगाबाद में है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर, आपका एक लाइक हमारे लिए काफ़ी अधिक अहम रखता है। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ। टारगेट फॉर IAS एंड MPSC विद KK।